बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 9 व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत व्यावसायिक वित्त एवं वित्तीय प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के बारे में हमने कक्षा 11 में भी अध्ययन किया था। यहाँ भी हम इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए, व्यावसायिक वित्त क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है तो उसे व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भूमि परचेज करनी होती है, खरीदनी होती है, भवन बनाना होता है, उसे अपने यहाँ मशीनरी क्रय करनी होती है, काम करने के लिए उसे कर्मचारी चाहिए होते हैं, मजदूर वह लगाता है अपने यहाँ पर, साथ ही साथ कच्चा माल भी वह क्रय करता है। इन सभी के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। इन सभी के लिए उसे काय की आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। और यह धन जो व्यवसाय में लगता है, व्यवसाय की क्रियाओं को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, यही होता है व्यावसायिक वित्त। व्यावसायिक वित्त, इसे ही हम व्यावसायिक वित्त के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, एक व्यक्ति कई स्रोतों से व्यावसायिक वित्त एकत्र करता है। वह अपनी स्वयं की पूंजी, देखिए उसके पास जो पूंजी होती है वह अपने व्यवसाय में लगा लेता है। साथ ही साथ वह समता अंशों के माध्यम से, वह पूर्वाधिकार अंशों के माध्यम से, वह सार्वजनिक जमा के माध्यम से, वह ऋण के माध्यम से, चाहे वह बैंकों से ऋण ले या फिर वह किसी वित्तीय संस्थान से ऋण ले, इस माध्यम से वह अपनी व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है। देखिए बच्चों, उसे वित्त की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन उस वित्त का वह कैसे प्रयोग करे, यह आता है वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत। देखिए बच्चों, जो भी वित्त उसे प्राप्त हो रहा है, उस वित्त पर कम से कम लागत आए, यानी कम लागत पर वह वित्त प्राप्त हो, सबसे पहले तो उसे यह देखना होता है। साथ ही साथ वह जिस वित्त के स्रोत का प्रयोग कर रहा है उससे आय होगी, यानी उसको लाभ होगा या नहीं, इस पर भी उसे विचार करना होता है। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि लागत भी बहुत अधिक आ रही है और आय भी नहीं हो रही है। साथ ही साथ जो वित्त का स्रोत वह काम में ले रहा है उसको प्रभावपूर्ण तरीके से, वह कुशलतम रूप से तरीके से प्रयोग में लेने का कार्य भी वित्तीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। यह जो कार्य होता है यह वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जो व्यवसाय में काम आने वाला वित्त है वह कहलाता है व्यावसायिक वित्त, और उसको किस प्रकार हम अपने व्यवसाय में काम में लेंगे ताकि हमारे जो अंशधारी हैं जिन्होंने वह धन निवेश किया है उनका लाभ अधिक से अधिक हो और हमारे संगठन को अधिक लाभ प्राप्त हो, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ वित्त के ऐसे स्रोत का चयन भी करना होता है जिस पर कम से कम लागत आए और उसका प्रभावपूर्ण व कुशलतम तरीके से हम अपने संगठन में प्रयोग करें। यह वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं इन्हें। व्यावसायिक वित्त का अर्थ, व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु जिस धन की आवश्यकता होती है उसे ही व्यावसायिक वित्त कहते हैं। जो व्यवसाय की क्रियाओं के संचालन के लिए जो धन जरूरी होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक वित्त कहते हैं। वित्त की आवश्यकता व्यवसाय की स्थापना, संचालन, आधुनिकीकरण, विस्तार करने अथवा विविधीकरण के लिए होती है। देखिए, यह वित्त क्यों आवश्यक है? व्यवसाय की स्थापना करने के लिए। हम कोई भी नया व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उसके लिए हमें वित्त की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हम उसको जो संचालित करते हैं, उसकी जो गतिविधियां हम संचालित करते हैं, कुछ कच्चा माल क्रय करना, उत्पादन के लिए मशीनरी क्रय करना, उसे बाजार में भेजना, इसके लिए कई सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। परिवहन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, विपणन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, पैकेजिंग, साथ ही विज्ञापन की व्यवस्था भी हमें करनी पड़ती है और इस पर धन खर्च होता
है। आधुनिकीकरण, नई मशीन, नई जो तकनीक है उसको काम में लेने के लिए भी हमें धन खर्च करना होता है। अपने संगठन का विस्तार करने, नई इकाई स्थापित करने के लिए भी हमें धन की व्यवस्था करनी होती है। और विविधीकरण के लिए, कई उत्पाद तैयार करने के लिए भी हमें वित्त की आवश्यकता होती है। तो यह वित्त व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत जुटाया जाता है। वित्तीय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध को व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले कोषों का नियोजन करने, प्राप्त करने, नियंत्रण करने एवं प्रशासन करने से संबंधित गतिविधि कहा जाता है। देखिए, वित्तीय प्रबंध क्या है? जो भी कोष हम व्यवसाय के लिए प्राप्त करेंगे, सबसे पहले तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, किन स्रोतों के माध्यम से हम व्यवसाय में वित्त लेकर आएंगे, इनका पता लगाना, इसके बारे में योजना तैयार की जाती है। फिर उनको प्राप्त किया जाता है और उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है कि कहीं ये व्यवसाय में अलाभकारी तो नहीं है, क्या उनसे लाभ हो रहा है भी है या नहीं, कहीं उनसे व्यवसाय पर बोझ तो नहीं आ रहा है। तो यह चीज़ें भी देखी जाती है और उनका प्रशासन करना, यानी उनको कुशलतम तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से अपने व्यवसाय में लगाना भी वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आता है। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य आवश्यकता के समय पर्याप्त कोषों को उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाना भी होता है तथा अनावश्यक वित्त से बचाकर रखना होता है। जब हमें आवश्यकता है, हमारे संगठन को जिस समय वित्त की आवश्यकता है, उस समय वित्त हमें प्राप्त हो जाए, उसकी आवश्यकता को पूरा किया जाए, इसकी सुनिश्चितता भी वित्तीय प्रबंध के द्वारा की जाती है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो अनावश्यक वित्त है वह हमारे व्यवसाय में पड़ा हुआ है, क्योंकि इससे संगठन को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो पाता है। तो अनावश्यक वित्त भी नहीं रहे और आवश्यकता पड़ने पर वित्त हमें उपलब्ध हो जाए, किसी भी स्रोत से वित्त हमारे पास आ जाए, इसकी व्यवस्था वित्तीय प्रबंध के द्वारा की जाती है। किसी भी व्यवसाय का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी वित्तीय व्यवस्था किस कोटि की है। देखिए, किसी भी व्यवसाय की जो वित्तीय व्यवस्था है वो कैसी है, इससे उस व्यवसाय का भविष्य निर्भर करता है। यदि किसी संगठन की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, तो वह लंबे समय तक संचालित किया जा सकेगा। और कोई व्यवसाय ऐसा है जिसकी वित्तीय व्यवस्था बहुत ही खराब है, वित्त की व्यवस्था उसमें नहीं हो पा रही है, आवश्यकता के समय वित्त उसे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कोई ऋण भी नहीं देता है, किसी भी प्रकार की उसके पास पूंजी की व्यवस्था नहीं होती है, तो वह व्यवसाय ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। वित्तीय प्रबंध का संबंध इसकी इष्टतम उपलब्धता तथा वित्त के उपयोग से है। देखिए, वित्तीय प्रबंध का संबंध किससे है कि वित्त की इष्टतम उपलब्धता हो जाए, वित्त जब भी हमें आवश्यकता है तब उपलब्ध हो जाए और उसकी उपलब्धता हमारे पास सुनिश्चित रहे, तो इससे संबंधित होता है। साथ ही साथ वित्त के उपयोग से कि वित्त का किस प्रकार कुशलतम रूप से, प्रभावपूर्ण तरीके से हम अपने व्यवसाय में उपयोग कर पा रहे हैं, जिससे हमारा व्यवसाय अच्छी प्रगति प्राप्त कर रहा है, इससे संबंधित होता है। इष्टतम उपलब्धता के लिए वित्त के विभिन्न उपलब्ध स्रोतों की पहचान की जाती है। देखिए, इष्टतम उपलब्धता कब होगी, व्यवसाय को वित्त कहां से उपलब्ध होगा, इसके लिए जो भी विभिन्न स्रोत हैं, चाहे वह समता अंश के माध्यम से हो, चाहे पूर्वाधिकार अंश के माध्यम से हो, चाहे ऋणों के माध्यम से हो, चाहे बैंक से ले रहे हो या वित्तीय संस्थानों से हम ऋण ले रहे हो, इन स्रोतों की हमें पहचान होनी चाहिए तथा उनके ऊपर आने वाले व्यय की तुलना की जाती है। देखिए, स्रोतों की पहचान करने के बाद किस स्रोत से वित्त प्राप्त करना कम लागत पर संभव होगा, इसकी पहचान की जाती है। किसी स्रोत पर हो सकता है हम धन प्राप्त कर रहे हो, लागत अधिक आ रही हो, वहां पर लागत अधिक आ रही हो, किसी पर कम आ रही हो, तो ऐसे संभावना बनती है कि संगठन कम लागत वाले ही वित्तीय स्रोत का चयन करेगा तथा संबंधित जोखिम का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि किस स्रोत से धन एकत्र करने में जोखिम अधिक है या किससे कम जोखिम प्राप्त होती है। देखिए, जहां जोखिम कम होती है तो वहां से ही वित्त प्राप्त किया जाता है एक संगठन द्वारा। वित्त के लिए कुछ न कुछ लागत अवश्य आती है। जिस लागत पर वित्त व्यवस्था की गई है उससे होने वाली आय लागत से अधिक हो। देखिए, वित्त के जो भी स्रोत हैं उनसे जब भी हम वित्त प्राप्त करते हैं तो कुछ न कुछ लागत अवश्य आएगी, किसी पर लागत अधिक आएगी, किसी पर लागत
कम आएगी, लेकिन यदि आय उस लागत से अधिक है तो वह वित्त का स्रोत हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। इस वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत यह देखा जाता है कि उस स्रोत से होने वाली जो आय है वह लागत से अधिक हो, जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे अधिक हमारी आय होनी चाहिए। वित्तीय प्रबंध का अर्थ आवश्यकता अनुसार वित्त की समुचित व्यवस्था करना है, और वित्तीय प्रबंध का एक अर्थ यह भी है कि जब भी हमें आवश्यकता हो उसके अनुसार हमारे पास वित्त उपलब्ध हो जाए। जब भी हमें वित्त की जरूरत है, मान लीजिए हमें मशीन खरीदनी है, मशीन खरीदने के लिए हमारे संगठन को 5 लाख रुपए की आवश्यकता है और अभी हमारे पास धन नहीं है, लेकिन आवश्यकता पर हम किसी भी स्रोत से यह व्यवस्था कर लें कि 5 लाख रुपए हमारे पास आ जाएं, तो यही क्या कहलाता है? वित्तीय प्रबंध कहलाता है कि आवश्यकता पर हमें वित्त उपलब्ध हो जाए। वित्तीय प्रबंध की भूमिका, एक संगठन में वित्तीय प्रबंध की क्या भूमिका होती है? देखिए, व्यवसाय की वित्तीय अवस्था से वित्तीय प्रबंध का प्रत्यक्ष संबंध है। वित्तीय विवरण, स्थिति विवरण तथा लाभ हानि खाता फर्म की आर्थिक स्थिति तथा अंतिम अवस्था को प्रतिपादित करते हैं। देखिए, एक जो संगठन की वित्तीय अवस्था है उससे वित्तीय प्रबंध जुड़ा होता है। वित्तीय प्रबंध यदि अच्छा है संगठन का, उसके जो भी वित्तीय विवरण हैं, जो भी स्थिति विवरण हैं, जो भी लाभ हानि खाते हैं, वे हमें ये बताते हैं कि संगठन की वित्तीय स्थिति कैसी है, संगठन लाभ में है, संगठन हानि में जा रहा है, उसके जो भी वित्त है वह उसे आगे बढ़ाने के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, इसका पता हमें इनसे चलता है। व्यवसाय के सभी तत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय प्रबंध के निर्णयों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। देखिए, वित्तीय प्रबंध के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उससे व्यवसाय के सभी तत्व प्रभावित होते हैं। यदि वित्तीय प्रबंध द्वारा यह निश्चित कर लिया जाए कि संगठन में समता अंशों के माध्यम से और पूंजी लाई जाएगी, और पूंजी निवेश करवाई जाएगी, मतलब प्राप्त की जाएगी समता अंशों के निर्गमन द्वारा, तो देखिए इससे जो पहले के समता अंशधारी हैं उनका नियंत्रण संगठन में कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी निर्णय लिया जाता है उससे क्या होता है? एक दूसरे के हित प्रभावित होते हैं, दूसरे तत्वों पर भी प्रभाव पड़ता है। मुख्य उदाहरण निम्नांकित हैं, कुछ अन्य उदाहरण हैं। व्यवसाय की स्थिर संपत्तियों का आकार तथा उनका सम्मिश्रण भी वित्तीय प्रबंध निर्णयों से प्रभावित होता है। देखिए, वित्तीय प्रबंध द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उससे स्थिर संपत्तियों का आकार और उनका मिश्रण जो भी है वह प्रभावित होता है। यदि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत निर्णय ले लिया गया कि संपत्तियों का आकार को बढ़ाया जाएगा, तो देखिए संपत्तियां नई क्रय की जाएगी, जिससे स्थायी संपत्तियां क्या होगी? बढ़ेंगी। चालू संपत्तियों की मात्रा तथा उनका रोकड़ स्कंद स्टॉक तथा प्राप्तियों में विभाजन स्थायी संपत्तियों के विनियोजन में वृद्धि, कार्यशील पूंजी में भी आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि करता है। देखिए, एक वित्तीय प्रबंध द्वारा जो निर्णय लिया जाता है चालू संपत्तियों के क्रम में, उससे यह भी प्रभावित होता है कि जो रोकड़ है वो कितना रहेगा, जो संगठन में स्टॉक है वह कितनी मात्रा में रखा जा सकेगा, प्राप्तियों में किस प्रकार से हम धन प्राप्त करेंगे देनदारों से, ये सभी उससे भी प्रभावित होते हैं। वित्तीय प्रबंध निर्णयों से चालू संपत्तियों की मात्रा भी प्रभावित होती है। यदि वित्तीय प्रबंध द्वारा निर्णय लिया गया है कि चालू संपत्तियां अब संगठन में कम मात्रा में रखी जाएंगी, तो रोकड़ भी संगठन में कम हो जाएगा और स्टॉक रखना भी कम हो जाएगा। वित्तीय प्रबंध में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्णय भी निहित होता है। देखिए, वित्तीय प्रबंध के निर्णयों के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो वित्त हम प्राप्त करेंगे वह दीर्घकालीन अवधि के लिए प्राप्त करेंगे या अल्पकालीन अवधि के लिए प्राप्त करेंगे, और किन स्रोतों का हम चयन करें कि दीर्घकालीन वित्त प्राप्त हो और किन स्रोतों का चयन करें कि अल्पकालीन वित्त प्राप्त हो, और इनके बीच में क्या अनुपात रखा जाएगा, यह वित्तीय प्रबंध के निर्णयों पर आधारित होता है। दीर्घकालीन वित्त का ऋण तथा क्षमता में विभाजन भी वित्तीय निर्णय से प्रभावित होता है, जो कि वित्तीय प्रबंध का ही एक अंग है। देखिए, दीर्घकालीन वित्त जो हमें प्राप्त होता है वह ऋणों के माध्यम से प्राप्त होता है, साथ ही साथ अंशों के माध्यम से प्राप्त होता है, चाहे वह समता अंश हो चाहे वह पूर्वाधिकार अंश हो। इनमें क्या अनुपात रहेगा यह भी वित्तीय प्रबंध के निर्णयों से प्रभावित होता है। व्यवसाय में वृद्धि पूंजी बजट निर्णय का ही परिणाम होता है, जो व्यवसाय के लाभ हानि खाते की सभी मदों जैसे ब्याज,
व्यय, ह्रास आदि को प्रभावित करता है। देखिए, व्यवसाय में वृद्धि किस प्रकार से होगी, यह भी वित्तीय निर्णयों पर प्रभावित होता है। यदि वित्तीय प्रबंध द्वारा सही निर्णय लिए गए हैं तो व्यवसाय में अच्छी प्रगति होती है। लाभ हानि खातों में जो ब्याज है उससे हमें पता चलता है कि हम कितना ब्याज दे रहे हैं, वे कितना कर रहे हैं, कितना मूल्यह्रास हो रहा है, इसके बारे में हमें लाभ हानि खातों से जानकारी प्राप्त होती रहती है और इससे ही जो वित्तीय प्रबंधक हैं वे निर्णय आसानी से ले पाते हैं। व्यवसाय के वित्तीय विवरणों का मुख्यतः निर्धारण पूर्ववत लिए गए वित्तीय प्रबंध निर्णयों पर ही आधारित होता है। एक व्यवसाय का समूचा वित्तीय ढांचा उसके वित्तीय प्रबंध के स्वरूप द्वारा निर्धारित किया जाता है। व्यवसाय का कैसा ढांचा होगा, वित्तीय ढांचा कैसा होगा, यह वित्तीय प्रबंध के निर्णयों पर ही आधारित होता है। एक अच्छे वित्तीय प्रबंध का लक्ष्य वित्तीय संसाधनों को कम कीमत पर अधिक से अधिक लाभकारी क्रियाओं में लगाना होता है कि जो भी हम वित्त के स्रोत का चयन कर रहे हैं वह हम कम लागत पर वित्त प्राप्त कर सकें। वहां से हम कैसे प्राप्त करें, कम लागत पर हमको क्या मिले, वित्त मिले, और हम उसका उपयोग इतने अच्छे तरीके से करें कि हमें क्या हो, लाभ प्राप्त हो, हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इस तरीके से हमें उस वित्त के स्रोत का चयन करना चाहिए कि कम लागत पर तो हमें मिले और उससे हम अधिक लाभ अर्जित कर सकें। उद्देश्य, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना होता है। देखिए, पहला और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, कि जो अंशधारी जिन्होंने की संगठन में व्यवसाय में निवेश किया है उनके धन संपदा में अधिकतम वृद्धि हो, उन्होंने जो धन लगाया है वह अधिक से अधिक बढ़े, इसके लिए व्यवसाय कार्य करता है, निर्णय लेता है। कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 3 मूलभूत वित्तीय निर्णयों से संबंधित होता है। देखिए, कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य कितना होगा यह उसके द्वारा जो वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं उनसे प्रभावित होता है। 3 निर्णय कौन कौन से हैं, निवेश संबंधी निर्णय, वित्तीय संबंधी निर्णय, लाभांश संबंधी निर्णय, यह इनसे प्रभावित होता है। वित्त प्रबंध में दीर्घ अवधि संपत्तियों में निवेश, कार्यशील पूंजी संपत्तियों के वित्तीय, लाभांश आदि के संबंध में निर्णय सम्मिलित हैं। देखिए, इसमें निवेश संबंधी निर्णय सम्मिलित होता है, इसमें वित्तीय संबंधी निर्णय, लाभांश संबंधी निर्णय सम्मिलित होता है, जिनसे अंशों का बाजार मूल्य निर्धारित होता है, यह प्रभावित होता है। कंपनी के सभी कोष अंशधारियों से संबंधित होते हैं। देखिए, कंपनी में जितने भी कोष एकत्र किए जाते हैं वे अंशधारियों से संबंधित होते हैं। अंशधारी अपनी पूंजी को निवेश करते हैं एक व्यवसाय में, जिससे व्यवसाय का संचालन होता है। जिस विधि से अंशों का विनियोजन किया जाता है, जिस विधि से उनके द्वारा लाभार्जन किया जाता है के अनुरूप ही उनका बाजारी मूल्य या कीमत निर्धारित होती है। किस विधि से अंशों का विनियोजन किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, साथ ही साथ किस विधि से लाभ अर्जित किया जा रहा है, अधिक से अधिक लाभ अर्जित हो रहा है, तो इससे बाजार में उनके अंशों के मूल्यों में वृद्धि होती है। सभी वित्तीय निर्णयों का लक्ष्य इस बात को प्रतिपादित करना होता है कि प्रत्येक निर्णय कुशलता पूर्वक लिया गया है तथा उनसे अंशों के मूल्य में वृद्धि हुई है तथा इस प्रकार की मूल्य वृद्धि से अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। देखिए, यदि संगठन में अच्छे वित्तीय निर्णय लिए गए हैं तो उससे जो अंश हैं उनके बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। मान लीजिए कोई अंश हैं, किसी कंपनी के जो अंश हैं वे 10 रुपए के हैं, आज वे 10 रुपए के हैं, और यदि कंपनी द्वारा अपने संगठन के विस्तार का निर्णय लिया गया है और इससे इसका जो बाजार मूल्य है वह बढ़कर 12 रुपए हो जाता है प्रति शेयर, तो यहां पर जो अंशधारी है उसके धन संपदा में वृद्धि हो रही है। और जब संगठन लाभ में जाता है तो इससे भी अंशधारी को क्या मिलता है, लाभांश प्राप्त होता है। देखिए, उसकी जो धन संपदा है उसमें वृद्धि भी हो रही है, उसे लाभांश भी, लाभ में से भी अंश प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना जो होता है वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होता है और उसमें यह सफलता प्राप्त करता है यदि अच्छे निर्णय ले लिए जाएं। मूल्य में गिरावट आती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि निर्णय कमजोर है, और यदि इस मूल्य में गिरावट आ गई, 10 रुपए का जो शेयर था वह अब 8 रुपए का हो गया है, इसका मतलब है वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत
अंतर्गत जो निर्णय लिया गया था वह संगठन हित में नहीं था, जिसका प्रभाव उसके अंशों के मूल्य पर पड़ा है। जब किसी नई मशीन में विनियोजन का निर्णय लिया जाता है तो इसका उद्देश्य लागत से अधिक लाभ प्राप्त करना है, जिससे कि मूल्यों में वृद्धि होती है। देखिए, जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई व्यवसाय नई मशीन में विनियोग करता है, धन को लगाता है, वह नई मशीन क्रय कर रहा है। देखिए, यहाँ पर नई मशीन को कोई कंपनी क्रय कर रही है, तो जो इसमें वह लागत लगाएगा उसका अर्थ यह होगा कि वह उससे और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। मान लीजिए उसने 10 लाख रुपए लगाकर एक नई मशीन प्राप्त की है, खरीदी है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? उत्पादन अधिक हो, उत्पादन क्या हो? अधिक हो, और उसका जो लाभ है वह भी क्या है? बढ़े। इसके लिए उसने क्या किया है? यह 10 लाख रुपए लगाए हैं, और यदि यह निर्णय संगठन के हित में है, इससे उत्पादन बढ़ता है, संगठन का लाभ बढ़ता है, तो अंशों के बाजारी मूल्य में भी वृद्धि होगी। सभी वित्तीय निर्णयों में, चाहे वे छोटे हों या बड़े, अंतिम उद्देश्य निर्णयकर्ता का कुछ मूल्य में वृद्धि करने में मार्गदर्शक का काम करता है, जिससे कि समता अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम हो सके। देखिए, चाहे कैसा भी वित्तीय निर्णय हो, वह छोटा हो या बड़ा हो, उसका अंतिम उद्देश्य होता है मूल्य में वृद्धि करना। जो बाजार मूल्य है अंशों का, उसमें किस प्रकार वृद्धि की जाए, इसके लिए ही सभी निर्णय लिए जाते हैं। चाहे वह निर्णय छोटा हो, चाहे वह निर्णय बड़ा हो, चाहे इसके लिए कई बार संगठन कठोर निर्णय भी लेता है, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है वह होता है मूल्य में वृद्धि करना। किस प्रकार समता अंशों के बाजार मूल्य में अधिकतम वृद्धि की जाए, जिससे अंशधारी अधिक से अधिक उसमें निवेश करने के लिए प्रेरित हों। अन्य उद्देश्य है कोषों की उचित एवं नियमित आपूर्ति को उचित लागत पर बनाए रखना। जो कोष हैं वे उचित मात्रा में संगठन को मिल सके, साथ ही नियमित रूप से संगठन को मिलते रहें, इसकी व्यवस्था करना भी वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। कोषों का उचित उपयोग ताकि उनके अपव्यय से बचा जा सके। एक अन्य उद्देश्य होता है कि जो भी कोष हमें प्राप्त हो रहे हैं उनका उचित तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि संगठन को अधिक से अधिक लाभ हो सके। कोषों को व्यवसाय में इस प्रकार लगाया जाना जिससे निवेश में जोखिम की संभावना यथासंभव कम से कम हो, और जो भी कोष हमें मिल रहे हैं उनको अपने संगठन में इस प्रकार काम में लेना कि उन पर कम से कम जोखिम हमें उठानी पड़े। तो ये सारे जो हैं ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वित्तीय प्रबंध के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों से। यह कुशल निर्णय लेकर ही संभव हो सकता है, और ये सारे उद्देश्य तभी हमारे प्राप्त हो सकते हैं जब प्रबंधक कुशल निर्णय ले। निर्णय लेना तभी कुशल कहा जाता है जब विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव किया जाता है, और निर्णय लेना तभी अच्छा होता है जब कई सारे विकल्पों में से हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर लें। तभी हमारा जो वित्तीय निर्णय है वह अच्छा साबित होता है, संगठन के हित में अच्छा माना जाता है। देखिए बच्चों, आज हमने व्यावसायिक वित्त के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही हमने वित्तीय प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।